एक समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था शक्तिपुर। उस राज्य में एक बड़ा और रूपदार महल था जिसका नाम था यश महल, जहाँ महाराजा परिवार रहता था। उस महल की रसोई के कोने में, जहाँ धुआं उठता रहता था, वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था राजकुमारी आदित्य। वह महाराजा विक्रम सिंह की इकलौती बेटी थी। आदित्य अपने हाथों में लकड़ी का चम्मच पकड़े बुरा सा मुंह बनाते हुए चूल्हे पर रखी देगची में चाय की पत्ती डाल रही थी। उसके होंठ बड़बड़ाहट में हिल रहे थे। लकड़ियों से उठता धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, मगर उसका गुस्सा धुएं से कहीं ज्यादा तेज था। झुंझुलाकर वह मन ही मन बोल रही थी कि क्या मुसीबत है इस इंसान को, जब देखो महल में चला आता है। पढ़ाई में असफल मैं हो रही हूँ, लेकिन समस्या उसे है। अब्बू जान ने बस एक बार कहा था कि आदित्य को पढ़ा देना, और यह युवराज तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरा बस चले तो अभी के अभी महल से निकाल दूं, मगर क्या करूं, बड़े महाराजा साहब की वजह से मजबूर हूँ। उनका बेटा ना होता तो आज मैं उसे बता देती कि आदित्य कौन है। चीनी के मिट्टी के बर्तन को खोलते ही उसने जोर से चम्मच उसमें मारा, जैसे गुस्सा चीनी के दानों पर उतार रही हो। तभी रसोई के दरवाजे से उसकी माँ रानी मृणालिनी अंदर आई, हाथ में आटे की थाली लिए। कदमों की आहट पर आदित्य ने चौंककर उनकी ओर देखा, क्योंकि युवराज अर्जुन के आने के बाद रानी मृणालिनी का उसके पास से उठ जाना तो नामुमकिन था। वो कुछ कहती इससे पहले ही रानी मृणालिनी ने जल्दी से कहा कि अरे आदित्य, पराठा भी बना देना। युवराज अर्जुन खाकर जाएंगे और चाय अच्छी बनाना। पिछली बार तुमने चाय इतनी बेस्वाद बनाई थी कि मुझसे तो घूंट तक नहीं लिया गया था। मगर वह युवराज एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप पूरी चाय पी गए। आदित्य पलटकर झुंझुलाहट में बोली कि क्या मुसीबत है अम्मा जान, ये युवराज क्यों आते हैं हमारे महल में, आखिर इनकी समस्या क्या है। अब्बू जान ने बस एक बार कहा था कि आदित्य को पढ़ा देना, मगर यह युवराज मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे नहीं पढ़ना युवराज अर्जुन से, आप उनसे कहें कि यह यहाँ से चले जाएं। मेरे लिए तो यह अजाब बन गए हैं, और कौन सा पिछले साल मैं परीक्षा में सफल हो गई थी। अगर इतने ही अच्छे उस्ताद हैं तो सफल क्यों नहीं करवाया, असफल क्यों हो गई मैं। रानी मृणालिनी ने तुरंत आंखें तरेरकर डांटते हुए कहा कि तमीज से बात करो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अदब लिहाज नहीं है, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वो तुमसे बड़े हैं और राजघराने के युवराज हैं, तुम उन्हें इस तरह पुकार रही हो। 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। एहसान मानो उस युवराज का जो तुम्हारे लिए अपने व्यापार के समय से वक्त निकालते हैं। मगर नहीं, तुम जैसे नाशुक्रे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, तभी आगे नहीं बढ़ पाते। आदित्य के चेहरे पर जिद और गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। चम्मच चाय में घुमाते हुए उसने तेज लहजे में कहा कि मैंने कब कहा कि मेरे लिए समय निकाला जाए। मैंने जब कह दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर क्यों मुझे जबरदस्ती दोबारा परीक्षा दिलाई जा रही है, वह भी इनके कहने पर। ये युवराज मेरे सिर पर क्यों सवार हैं। मैं खुद अब्बू जान से कहूंगी कि मुझे इनसे शिक्षा नहीं लेनी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, बस डांटते रहते हैं, ऊपर से हुक्म चलाते हैं कि मेरे लिए चाय बनाओ, पराठे लाओ। मैं इनकी शिष्या हूँ या सेविका। रानी मृणालिनी ने ऊंची आवाज में कहा कि बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अगर यही जुबान अपनी परीक्षा के लिए इस्तेमाल कर लो तो वह दिन दूर नहीं जब हम तुम्हारी कामयाबी की मिठाई बांटेंगे। कम से कम बुनियादी शिक्षा तो पूरी कर लो, वो भी तुमसे पूरी नहीं हो पा रही, दोबारा असफल हो चुकी हो। वो तुम्हें पढ़ाने आते हैं तो तुम्हारे बाप का कितना धन बचता है, वरना इतना महंगा उस्ताद लगता। कोई एहसास है तुम्हें अपने बाप का, मगर नहीं, उसके लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो तुम। मेरा बस चले तो अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं, सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर हूँ, वरना सही तमीज सिखाती तुम्हें। आदित्य मुंह बिगाड़ते हुए धीमी आवाज में बोली कि हाँ, सारे एहसान तो युवराज अर्जुन को ही हैं। पता नहीं अब्बू जान ने क्या सोचकर उनसे कह दिया, इतना डांटते हैं। आज भी परीक्षा है जो मुझे याद नहीं, पता नहीं कैसी सजा देंगे। कल भी कहकर गए थे कि अगर परीक्षा याद
नहीं हुई तो छोड़ूंगा नहीं। सच कह रही हूँ अम्मा जान, यह उस्ताद नहीं बल्कि मेरी जान का अजाब है, आप माने या न माने। रानी मृणालिनी तुरंत बोली कि हाँ, तो अगर मेहंदी लगाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाती तो तुम परीक्षा याद कर लेती। हर वक्त सजने संवरने में लगी रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां पढ़ाई में दिल लगाती हैं, मगर तुम श्रृंगार, जेवरात, रंगीन चूड़ियां इन्हीं सब में उलझी रहती हो। इन सब से बाहर निकलो तो पढ़ाई की तरफ भी रुझान हो। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। उसने चूल्हे से नजर हटाकर अम्मा जान को घूरते हुए कहा कि बस अम्मा जान, हर वक्त मुझे ही ताने देती रहती हैं आप, जैसे मेरा कुछ बनने वाला ही नहीं। आप देख लेना, एक दिन आप मुझे देखकर गर्व करेंगी और कहेंगी कि आदित्य जैसी कोई नहीं। रानी मृणालिनी ने आटे की थाली जोर से रखी और बोली कि चुप हो जाओ। तुम्हारी बातें बहुत निराली होती हैं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी इन निराली बातों पर बर्बाद करूं। तुरंत पराठा बनाओ और लेकर आओ। मैं उसके साथ ही दीवानखाने में बैठी हूँ। आदित्य ने दांत भींचकर चम्मच देगची में मारा और मुंह फुलाकर फिर से चूल्हे की तरफ ध्यान दिया। उठती भाप से उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप आटे की टिक्की बेलते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि कितनी आज़ादी है मुझे इस महल में। हर बात पर ताने, हर वक्त युवराज अर्जुन की तारीफ। देखना एक दिन इन्हें अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। रसोई में आटे और प्याज की खुशबू फैली हुई थी। चाय की महक भाप के साथ मिलकर वातावरण में घुली थी। बाहर दीवानखाने में पंखे की जगह हाथ का बड़ा पंखा हिलाया जा रहा था, जहां युवराज अर्जुन किताबें खोले बैठे आदित्य का इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने आटे की टिक्की बेलते हुए जोर से बेलन पटका, जैसे गुस्सा उसी लकड़ी पर उतार रही हो। उसकी सांस तेज हो रही थी, मगर आंखों में एक जिद्दी चमक थी। देखना, आज जानबूझकर कुछ नहीं पाऊंगी। खुद ही समझ ले कि मुझे पढ़ाई से कितनी नफरत है। ये बला हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती है। रानी मृणालिनी आखिरी बार रसोई से निकलते हुए बस एक नज़र उस पर डालकर सिर झटकते हुए बाहर चली गईं। आदित्य ने जलती आंखों से चाय के प्याले में छन्नी घुमाए और खुद से बड़बड़ाई कि यह चाय भी उसकी किस्मत की तरह कड़वी ही बनेगी। देख लेना, कुछ भी अच्छा नहीं दूंगी। कुछ देर बाद दीवानखाने की खिड़की से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी। हाथ के पंखे की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मेज पर किताबें फैली थीं और युवराज अर्जुन नोट्स लिखने में मग्न थे। उनके चेहरे पर ध्यान की ऐसी गहराई थी जिसने आदित्य के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे याद नहीं था कि आज की परीक्षा है और यही बात उसे भीतर ही भीतर डरा रही थी। रसोई में चाहे जितना झुंझलाती रहे, मगर वह भली भांति जानती थी कि इस सख्त युवराज के सामने जाते ही उसकी जुबान बंद हो जाएगी और एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा। कुछ पल बाद वह हाथ में लकड़ी की ट्रे लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सीधे युवराज अर्जुन पर पड़ी। देखने में वह भला के खूबसूरत थे, जैसे कमरे की सारी रोशनी उन्हीं के चारों ओर सिमट गई हो। खुदा ने उन्हें बड़े फुर्सत से गढ़ा था। लंबा चौड़ा कद, मजबूत कसरती जिस्म, कुर्ता पायजामा पहने वह उस पल राजकुमारों को भी मात दे रहे थे। आदित्य ने झिझकते हुए ट्रे मेज पर रखी और धीरे से बोली कि ये खा लीजिए, उसके बाद पढ़ा दीजिएगा। अम्मा जान कह रही थी। युवराज अर्जुन ने एक नज़र उसकी ओर देखा। आंखों में सख्ती झलक रही थी। फिर किताब पर झुकते हुए बोले कि हाँ, खा रहा हूँ। लेकिन तुम काम करो, पहले ये हिसाब हल करो और मुझे दिखाओ, फिर आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। और ये बताओ, आज की परीक्षा याद की है या नहीं? आदित्य ने डर के मारे तुरंत सिर झुका लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह नर्म मगर हिचकते स्वर में बोली कि युवराज अर्जुन, दरअसल मैं याद करने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। इस वजह से उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि युवराज अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो गरजते स्वर में बोले कि तमीज से बात करो। इस वक्त मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे हुजूर कहकर बुलाओ। ये युवराज क्या होता है? जरा सी भी तहजीब नहीं है तुम में। कल भी मना किया, कहा, फिर भी मेरी बात की परवाह नहीं। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से युवराज सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम प्यार की भाषा समझती ही नहीं हो। आदित्य पल भर के लिए हतप्रभ रह गई। आंखों में हैरानी उतर आई, मगर सिर झुकाकर धीरे से बोली कि जी हुजूर, आइंदा ख्याल रखूंगी। आपको हुजूर कहने की आदत नहीं है, इसलिए युवराज कह जाती हूँ। वह बोलने की आदी थी, इसलिए चुप रह पाना उसके लिए मुश्किल था। युवराज अर्जुन ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाए, हाथ बांधे और सख्त स्वर में बोले कि अब बताओ, परीक्षा याद की है या नहीं? फालतू बातें करने से शिक्षा का वक्त बर्बाद मत करो। अगर यही जुबान तुमने परीक्षा के वक्त इस्तेमाल की होती तो आज कम से कम कुछ अंक लेकर इस दोबारा परीक्षा को सफल कर लेती। मगर नहीं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बेकार अपनी जुबान चलाना जानती हैं। आदित्य धीमे स्वर में बोली कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए याद नहीं कर पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे संभाले, क्योंकि युवराज अर्जुन के तेवर साफ गुस्से में थे। उसकी हथेलियां अब पसीने से नम हो रही थीं। युवराज अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर उसे गहराई से देखा, फिर होठों पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर बोले कि ये तबीयत मेहंदी लगाते समय क्यों नहीं खराब हुई थी? वो सब काम तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, मगर पढ़ाई की बारी आती है तो बेगम साहिबा की तबीयत बिगड़ जाती है। होश के नाखून ले लो, वरना अगर मुझे तुम्हें होश दिलाने पर आना पड़ा तो बहुत पछताओगी। ये जुमला सुनते ही आदित्य बुरी तरह सहम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, नजरें फर्श पर जम गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। पीठ पीछे वह चाहे कितनी भी बड़ी फनकार बनी रहे, लेकिन सामने आते ही उसकी जुबान बंद हो जाती थी। युवराज अर्जुन ने मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा कि क्या मैं यहाँ खेलने आता हूँ? किस लिए तुम्हें परीक्षा देता हूँ जिसे तुम नज़रअंदाज कर देती हो? पढ़ाई को तुमने खेल बना रखा है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां शिक्षा पूरी कर रही होती हैं और तुम अभी तक बुनियादी शिक्षा में ही बैठी हो। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में या नहीं? पिछली बार भी तुम्हारी परीक्षा सफल हो सकती थी अगर तुम ईमानदारी से पढ़ लेती, मगर नहीं, तुम्हें मुझे तंग करने में मज़ा आता है। क्या मुझे तुमने कोई फालतू इंसान समझ लिया है जो हर वक्त तुम्हें पढ़ाने आता रहूंगा? आदित्य ने घबराकर सिर उठाया और कांपती आवाज में बोली कि मैं क्या करूं? जब भी परीक्षा याद करने के लिए बैठती हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं तो आप लोग क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं? आपकी यह मनगढ़ंत बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। युवराज अर्जुन ने सख्त निगाहों से देखते हुए कहा कि अब तुम्हारा ध्यान मैं ही पढ़ाई में लगाऊंगा। बस, अब बहुत हो गया। अगर तुमने ये परीक्षा कल याद करके नहीं दी तो याद रखना, मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अभी मेरे गुस्से का एहसास नहीं है। आदित्य घबराकर तुरंत बोली कि जी, अब नहीं होगा। उसके लहजे में डर साफ छलक रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कानों में बज रही हो। युवराज अर्जुन ने गंभीर मगर सख्त स्वर में आगे कहा कि निकालो किताब। कुछ बिंदु समझा रहा हूँ, इससे परीक्षा याद करने में आसानी होगी। अगर फिर भी नहीं किया तो बता रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य चुपचाप मेज के किनारे बैठ गई, सिर झुकाकर किताब खोलने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे पन्ने पलटते वक्त भी उसका डर झलक रहा हो। कमरे में किताबों की खुशबू और चाय की भाप मिलकर भारी सा वातावरण बना रही थी। आदित्य के होंठ सिले हुए थे और आंखों में सहम जाने का भाव था। दूसरी ओर युवराज अर्जुन की आंखों की कठोरता और आवाज की तीखी गूंज यह ऐलान कर रही थी कि अब खेल खत्म और केवल पढ़ाई बाकी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत इन दोनों के लिए क्या फैसला कर चुकी है। निकाह की खबर। 1 घंटे बाद दीवानखाने में लगातार पढ़ाने के बाद जब आदित्य की आंखों में झुंझुलाहट और चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी तो युवराज अर्जुन ने किताब बंद की और सीधे खड़े हो गए। वो उसे हमेशा तभी तक पढ़ाते थे जब तक वह थक न जाए। जैसे ही महसूस करते कि अब वो उबने वाली है, वह पढ़ाई रोक देते। उन्होंने मेज पर रखी कलम उठाई, नोट्स समेटे और शांत कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाज़ा खुलते ही हल्की ठंडी हवा का झोंका मिला,
जैसे घंटों की घुटन के बाद एक पल को सुकून आ गया हो। अभी वे बाहर निकले ही थे कि दाईं तरफ वाले कमरे का दरवाजा खुला और रानी मृणालिनी सामने आ गईं। उनके हाथ में एक रुमाल था जिसे वे धीरे धीरे मरोड़ रही थीं। युवराज अर्जुन ने अदब से सिर झुकाया। वो हमेशा खुदा हाफिज कहकर निकलते थे, मगर आज व्यापार में महत्वपूर्ण बैठक थी, इसलिए चुपचाप जा रहे थे। शायद दरवाजा खुलने की आहट पर रानी मृणालिनी को अंदाजा हो गया था। करीब आते ही उन्होंने प्यार भरे स्वर में पूछा कि जा रहे हो बेटा? युवराज अर्जुन ने सिर हिलाया। जी, बस निकल रहा हूँ। आज व्यापार में बैठक है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और राजकुमारी ने आज फिर परीक्षा याद नहीं की थी तो ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने मुख्य बिंदु समझा दिए हैं। अब कल आऊंगा। रानी मृणालिनी के चेहरे पर एक पल को ठहराव आया, फिर धीमे स्वर में बोली कि बेटा, तुमसे काम था। युवराज अर्जुन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वो कुछ कहते इससे पहले ही वे बोली कि क्या तुम अपने वालिद साहब तक एक पैगाम पहुंचा दोगे? बहुत जरूरी है। भाई साहब काफी व्यस्त रहते हैं, वरना मैं खुद मिलने तुम्हारे महल चली जाती। मगर रात के वक्त जाना हमें अच्छा नहीं लगता। युवराज अर्जुन ने ताज्जुब से पूछा कि जी कहिए, सब खैरियत है? कोई टेंशन की बात तो नहीं? चाचा जान ठीक है न? वो अपनापन भरे स्वर में बोले। रानी मृणालिनी कुछ क्षण चुप रहीं, जैसे लफ्ज़ सोच रही हूँ। फिर गंभीरता से बोली कि दरअसल तुम्हारे चाचा जान संदेश भिजवा रहे हैं तुम्हारे वालिद साहब को। 2 दिन से वे तुम्हारी तरफ आने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर व्यापार से फुर्सत नहीं मिल पाती और निकलते निकलते रात हो जाती है और मुझे रात के वक्त किसी के महल जाना अच्छा नहीं लगता। युवराज अर्जुन ने धैर्य से जवाब दिया कि जी, तो वे क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझे बताए, सब ठीक तो है? इतनी अर्जेंट मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? न जाने क्यों उनके भीतर ही भीतर बेचैनी होने लगी थी। रानी मृणालिनी ने एक पल को नजरें झुका लीं, फिर गंभीर स्वर में बोली कि बेटा, आदित्य के लिए एक रिश्ता आया है। बहुत ही काबिल युवक है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे चाचा जान को भी बहुत पसंद आया है, मगर वह चाहते थे कि तुम्हारे वालिद साहब से बात कर ले ताकि वो खुद भी अपनी तसल्ली कर सकें। तुम भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने मेरी आदित्य के लिए बहुत कुछ किया है, मैं यह नहीं भूलती। तुम्हारे चाचा जान इस रिश्ते से काफी मुतमिन हैं और मैं भी पूरी तरह राजी हूँ। परिवार भी बड़ा नहीं है, हमारी आदित्य उन लोगों के साथ खुश रहेगी। ये सुनते ही युवराज अर्जुन के चेहरे के नक्श एक पल को सख्त हो गए। उनकी आंखों में नापसंद की झलक उतर आई, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा कि लेकिन अभी वह छोटी है, सिर्फ 18 साल की। आप इतनी कम उम्र में उसका निकाह करवाएंगी? अभी अगर वह शिक्षा पूरी कर लेती तो आगे की शिक्षा में होती। क्या हो गया है आपको? हमारे खानदान में कब इतनी कम उम्र में लड़कियों के निकाह होने लगे? आप क्या सोच रही हैं उसके बारे में? रानी मृणालिनी ने सिर हिलाकर तल्खी से कहा कि उसे पढ़ाई का कोई शौकन नहीं है। सिर्फ तुम्हारे चाचा जान की ख्वाहिश है कि यह लड़की बुनियादी शिक्षा कर ले, इसीलिए हमने इसे तुम्हारे जिम्मे डाला हुआ है। मगर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगी, इसीलिए उसके वालिद चाहते हैं कि इसका निकाह करवा दें। वैसे भी इसे सजने धजने का बहुत शौक है, अपना घर संभाल लेगी। मैंने सब कुछ इसे सिखा दिया है। रिश्तों को संभालने का हुनर इसके पास है। मेरी बच्ची किसी से बदतमीजी नहीं करती, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि यह कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जो परिवार के लिए नुकसानदेह हो। युवराज अर्जुन ने गहरी सांस ली और नर्म मगर एतजाजी अंदाज में बोले कि मगर अभी यह बहुत छोटी है, इसे पढ़ने दें, अपना भविष्य बनाने दें। आप ऐसी बातें इसके दिमाग में डाल ही क्यों रही हैं? आपकी वजह से यह बिगड़ जाएगी। आप क्यों ऐसे कर रही हैं चाची जान? वालिद साहब भी आपको यही कहेंगे कि अभी इसका रिश्ता करने की कोई जरूरत नहीं। रानी मृणालिनी तुरंत हंसते हुए बोली कि अरे बेटा छोड़ो, लड़कियों का कौन सा भविष्य होता है, अपने घर की हो जाए, हम दोनों के लिए यही सुकून की बात है।
हमारे कौन से 10-12 बच्चे हैं? बस यही एक है। कब सांसें रुक जाएं, कुछ पता नहीं। इसे अपनी जिंदगी में इसके घर का कर देंगे तो हम परसुकून रहेंगे। युवराज अर्जुन ने बेबस होकर नजरें झुका ली और बस इतना कहा कि जी। फिर सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर उनके कदमों की रफ्तार सुस्त थी, जैसे अंदरूनी कश्मकश ने उन्हें भारी कर दिया हो। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके चेहरे पर सख्ती और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बेहद बेचैन नजर आ रहे थे, और भला बेचैन क्यों न होते। जिस राजकुमारी को उन्होंने हमेशा अपने लिए चुना था, जिसके साथ रहने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे, उसे किसी और का होते देखना या उसके बारे में ऐसा सोचना भी उनके लिए गुनाह जैसा लग रहा था। उनका दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। आदित्य उनकी थी और यह बात तय थी। घोड़े पर बैठते ही उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों को संदेश भिजवाया और एक पल भी नहीं लगा उन्हें ये फैसला करने में कि अब देर नहीं करनी है। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी। आखिर युवराज निकाह की बात सुनकर इतना दुखी और नाराज क्यों था? क्या चल रहा था उसके मन में? वो क्या करने वाला था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।